तीसरी लहर को कितना झेल पाएगा बालाघाट, एएमएस टीवी ने की आम जनता से बात। वन अमले ने रेस्क्यू जारी कर पकड़ा भालू। और ट्रॉमा सेंटर में अचानक लगी आग। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से 60% ज्यादा संक्रामक म्यूटेंट डेल्टा प्लस के पूरे देश में 42 मामले सामने आए हैं। तब से बालाघाट में लोगों के भीतर कहीं ना कहीं दहशत देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस म्यूटेंट के 7 मरीज मिले और उसमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। इस खबर के बाद सरकार की ओर से मध्य प्रदेश समेत 2 अन्य राज्यों को चौकस रहने को कहा गया है। जहां एक और लोगों में इसको लेकर दहशत है, वहीं तीसरी लहर से बालाघाट कैसे मिटेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं। एएमएस टीवी ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर समाज के कई तबकों से बातचीत की। और अभी जो महामारी चल रही है और अभी सुनने में आया है कि एक और नया वायरस आ गया है। मैं आम जनता से यही अपील करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाइए और दूरी बना के रखिए। ये इस महामारी में हर लोग अपने से परेशान हो गए हैं। अस्पताल है, इधर उधर भागने के बाद भी लोगों को ढंग से उपचार नहीं मिल पा रहा है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, माता बहनें और पूरे मेरे मतदाता जागरूक भाइयों से, कि शहर में कुछ दिनों में जगह जगह भोपाल में भी सुनने आया है, महाराष्ट्र में सुनने आया है। इससे बच के रहो और मास्क लगाइए। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है। अभी तक जो रिकॉर्ड सामने आए हैं वो ज़्यादा टाइम देते नहीं। डेल्टा प्लस में 7 डेज़ का टाइम पेशेंट को मिल जाता था, लेकिन जो जानकारी अभी तक हमको हमारे पास आ रही है वो 2 से 3 दिन पर दे पा रहा है मरीज को। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक वेरिएंट है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? वही है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, और घर से जब ज़रूरत हो जब ही निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। कि सरकार को जागना चाहिए। आम आदमी निश्चित तौर पर अलर्ट तो है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारियां होती सरकार की। जिस प्रकार से कोरोना काल में लगातार, चाहे वो फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड हो, सरकार चुनाव केवल रैलियों के माध्यम से अपनी जो सरकार और लोगों के बीच में वोट हथियाने का काम कर रही थी, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर रही थी। मेरा ये मानना है आज सरकार को अलर्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करानी चाहिए लोगों को बीच में। जिस प्रकार से गांव में भ्रामक प्रचार हुआ है और वो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उसके लिए तत्परता के साथ काम करना चाहिए। और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ सरकार का ये नैतिक जवाबदारी बनती है कि ऐसे लोगों को तुरंत वैक्सीन लगवाएं। नहीं तो डेल्टा प्लस जिस तरीके से उसका वायरस है, उसका जो म्यूटेंट है, अगर वो फैलना चालू हुआ तो बहुत बुरी स्थिति में भारत देश आने वाला है। जो कोरोना वायरस है ये अन्य वायरस की तुलना में एक अलग किस्म का वायरस है। ये प्राकृतिक नहीं है, ये लैब में बनाया हुआ है और ये बैक्टीरियल वारफेयर, जीवाणु युद्ध के हिसाब से तैयार किया हुआ वायरस है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। इसकी एक खासियत है कि ये बार बार अपने आकार को और अपने गुणधर्म को बदलता जाता है। इसके साथ दिक्कत ये है कि ये हर तीसरे चौथे मरीज के बाद में अपनी स्ट्रक्चर को बदल लेता है। और बदल लेने से क्या होता है कि जो दवा, जो प्रोटोकॉल आज काम कर रहा है वो अगली बार उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अभी तक के जो लैब की और रिसर्च की जो जानकारी है, इसमें करीब करीब अब तक के 600 बार से अधिक बार इसके म्यूटेशन हो चुके हैं। मतलब 600 से अधिक बार ये अपना आकार प्रकार बदल चुका है। अभी एक नया जो वेरिएंट है डेल्टा और डेल्टा प्लस, ये अभी काफ़ी चर्चा में है और अभी हिंदुस्तान में इसके करीब 8 मरीज रिपोर्ट किए जा चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी ब्रिटेन में जहाँ लोगों को 2 डोज वैक्सीन के लग चुके हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर वापस डेल्टा वेरिएंट के कारण इन्फेक्शन फिर फैल रहा है। अभी जो हिंदुस्तान की स्थिति है, तो अभी तो ऐसा है कि दूसरी लहर जो है ये करीब करीब समाप्ति की ओर है और वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कराने से एक फ़ायदा ये है कि एकदम 100% गारंटी ना भी मिले कि सुरक्षित हो गए, तो भी ये काफ़ी हद तक के आने वाले इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक के मिनिमाइज़ करेगा और वैक्सीन लगाने का एडवांटेज आगे मिलेगा।
दुर्लभ वन्य प्राणियों के बालाघाट जिला खासा पहचाना जाता है, लेकिन इसी के साथ वन्य प्राणियों के शिकार होने के आंकड़े भी निरंतर बढ़ रहे हैं। अक्सर गर्मी के दिनों में वन्य प्राणी जंगल छोड़ रहवासी इलाकों में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उनकी जान पर बनाती है। लेकिन इन दिनों भी वन्य प्राणियों के रहवासी क्षेत्रों में आने का सिलसिला जारी है। बीते कल ही लालबरा क्षेत्र के ग्राम बाबरिया में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वन्य प्राणी भालू गांव में प्रवेश कर गया, जिसे देखते ही लोग दहशत में आ गए और वन अमले को सूचना दी। उसके पूर्व ये भालू लालबरा क्षेत्र के जाम से टेंगनी मार्ग पर आराम फरमाता नजर आया, जिसे देखने लोगों का हुजूम जम गया था। लेकिन ग्रामीणों के शोरगुल से भालू भागकर बाबरिया गांव पहुंचा और वहां अफरा तफरी मच गई। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भवन में शनिवार को लगभग 11 बजे आग लगी, जहां सोलर पैनल की बैटरी में आगजनी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने अग्निशमन यंत्र से आग बुझा दी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ी दुर्घटना टली। आग लगी एक घंटे अचानक में आए यहाँ पे आग लगी थी। इस वजह से अपने को क्या वो रहता है अपने को मारने के लिए उसमें ला के पूजा वूजा की हमने और दीदी को स्विच बंद करना था, स्विच बंद की उसकी वजह से वो लोग आ गए उसमें बंद हो गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती के नेतृत्व में आज महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने बुंदेलखंड की 2 छात्रा दीप लोधी और चंदा लोधी को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नारी परामर्श में मंत्री, गृहकार्य में दासी, धर्मकार्य में पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। लेकिन ऐसी नारी को भाजपा के योगी और शिवराज सरकार के राज में अपमानित किया जा रहा है। आज हम एक घटना को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए थे और 2 मई 2021 का ये मामला है, जब उत्तर प्रदेश हमीरपुर के राठ में विजय जुलूस निकाला गया पंचायत चुनाव के बाद कुछ दबंगों के द्वारा, और उसमें एक छात्रा दीपा लोधी को जबरन नचाया गया, अभद्रता की गई, छेड़खानी की गई और उसकी चाची के साथ भी अभद्रता की गई। और जब उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर के कई हफ्तों तक कोई कार्रवाई दबंगों के खिलाफ योगी पुलिस ने नहीं की। उसके बाद पूरे परिजनों और बच्ची ने लगातार ये बताया कि अभद्रता अभी भी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और बच्ची ने खुद जाकर थाना इंचार्ज से ये कहा कि वो आत्महत्या कर लेगी अगर कार्रवाई नहीं हुई। परंतु उसके बाद भी कार्रवाई ना होने के बाद 20 जून 2021 को छात्रा दीपा लोधी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद भी सरकार सोती रही। कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सोशल मीडिया पे ये मुद्दा उठा, आप लोगों के माध्यम से जब खबरें पहुंची, तब पुलिस थोड़ी सी होश में आई। विधायक वहां के उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, सांसद साक्षी महाराज जी ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को। उसके बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी तक भी मैंने ये बात पहुंचाई। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जंगल राज करार दिया उत्तर प्रदेश को। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने भी दबंगई के साथ इस आवाज को उठाया है। कहीं यहाँ वो चरित्र हनन ना किया जाए और कहीं पीड़ित परिवार को ही उसके हत्या के मामले में ना फंसा दिया जाए, ऐसी आशंका है। इसके लिए मैंने ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को यहाँ इनके माध्यम से सौंपा है और उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि अदालत की सरपरस्ती में, एक वर्तमान जज की सरपरस्ती में सीबीआई की जांच हो, जिससे कि जो भ्रष्ट पुलिस है, जो दबंगों के पिट्ठू बन गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला और बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई है। एक मामला और है, छोटा सा मैं बताना चाहूँगी। टीकमगढ़ के जटेरा गांव में एक चंदा लोधी नाम की बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई और उसके साथ भी ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। ये क्या चल रहा है? बढ़ती महंगाई और मनमानी बिजली बिल के विरोध में एआईएमआईएम पार्टी के द्वारा शनिवार को अंबेडकर चौक के पास उद्यान में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई से आम जनता काफी परेशान है। बिजली विभाग द्वारा भी उपभोक्ताओं को मनमानी बिजली थमाया जा रहा है। लॉकडाउन में काम बंद रहने से गरीब मजदूर बिल नहीं जमा कर पा रहा। बिजली का बिल माफ किया जाना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए डीजल, पेट्रोल, गैस, तेल, दाल, हर चीज़ महंगी हो गई है। इसीलिए आज हम लोगों ने एमआईएम पार्टी की तरफ से कल धरना प्रदर्शन किया गया है अंबेडकर चौक में, अंबेडकर चौक के गार्डन में। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं पूरे के पूरे और इस महंगाई के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार जो 2 महीने का लॉकडाउन लगाई इसने, उसमें कल 2 महीने का अपने का बिजली बिल अनाप शनाप आया है लोगों के लिए। कोई अपने के किराए के घर में रहता है, उनका भी बिल के 3,000-4,000 रुपये आया है और इससे भी और मतलब बढ़ के आ रहे हैं बिल। तो ये जो सरकार है अपने के कब तक के आम जनता का अपने का खून चूसेगी, हमारे ये समझ में नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं, हमारी एमआईएम पार्टी चाह रही है कि बढ़ती हुई अपने महंगाई को
सरकार के अंदर रोकथाम करे। किसी भी प्रकार का नशा या नशे की आदत व्यक्ति के शरीर, परिवार और समाज सभी के लिए नुकसानदेह होती है। इससे जहां इंसान की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति खराब होती है, वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी इसका विपरीत और गलत असर पड़ता है। इसीलिए शराब, गांजा, तंबाकू, सिगरेट से सभी को दूर रहना चाहिए। ये विचार थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी द्वारा थाना क्षेत्र में लगाए जा रहे नशा मुक्ति सप्ताह के संदर्भ में व्यक्त किए गए। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आदेश और पुलिस अधीक्षक से प्राप्त निर्देश के बाद प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी थाना क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान लगाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जिले के उभरते सितारे विक्की पटले द्वारा शुक्रवार को वारासिवनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां उन्होंने अपनी अतीत की कहानी मीडिया के समक्ष रखी। आखिर क्या कमी थी जो बालाघाट का युवा महाराष्ट्र नागपुर जाने मजबूर हुआ, वहां पहुंचकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। विक्की पटले ने बताया कि वे अक्सर सोचा करते थे कि जीवन में कुछ अच्छा करूं, और उसे सोचते सोचते मेहनत करते हुए कामयाबी के शिखर तक पहुंच गए, जो आज एक सिंगर के रूप में उभरते सितारे बन चुके हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ी, हिंदी गीतों में अपने स्वर दिए हैं। इसके अलावा भी वे फिल्मों में काम कर रहे हैं, जहां उनकी शूटिंग भी चल रही है, जो बालाघाट जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायपुर से पहुंचे सिंगर टी विशाल बॉबी, जिन्होंने 26 गीतों को अपने स्वर दिए हैं। अपने बालाघाट से शायद काफ़ी लोग और भी हो गए एक्टर या सिंगर्स, लेकिन उतना मुझे नहीं पता। बचपन से मुझे इस फील्ड में शौक़ था, तो मैंने कोशिश की, लेकिन शुरुआत में हर किसी को सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन मैं कंटिन्यू कोशिश करते गया और फिर मुझे कहीं ना कहीं से लोगों का सपोर्ट मिलने गया, और मैंने फिर शुरुआत में कुछ फिल्में की एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर। फिर धीरे धीरे फिर मैंने मैं एज ए राइटर भी वर्क करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले एक सॉन्ग लिखा, ये कैसा है दर्द कोई पूछे हमसे, और देन जिसका मुझे खुद टी विशाल बॉबी जी ने दिया। और इस तरह से अभी तक मेरे करीब 17 एल्बम आ चुके हैं, और कुछ वेब सीरीज, देन 2-3 फिल्म, और अभी कुछ फिल्म के लिए वर्क चालू है। आप जिले के अंदर में एक उभरता हुआ नाम आपका आ रहा है, जिसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें किस तरह से और आगे आपका आगे बढ़ने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली अभी आगे का मेरा प्लान इस तरह से है कि जिस तरह से भी मेरा वर्क चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनी है, जी म्यूजिक या टी सीरीज, तो इनसे तो मेरे प्रोजेक्ट आ ही रहे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं एज अ लीड हीरो फ्यूचर फिल्म्स में काम करूँ, और उसके लिए अभी 1-2 प्रोजेक्ट मैंने साइन किए भी है। कुछ प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी रायपुर भी जा रहा हूँ, तो इस तरह से कंटिन्यू मेरा वर्क चालू है। आपने अपनी करियर की शुरुआत कब और कहाँ से करे थे? सबसे पहले 2016 में एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल आया था एज ए हीरो ही, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ आता नहीं था इस फील्ड के बारे में। तो फिर मैंने बिलासपुर से एक प्रदीप विश्वकर्मा करके है, उनका कॉल आया, तो फिर मैं नाइट में सीधा बाय ट्रेन निकल गया, और छत्तीसगढ़ में अकलतरा करके एक जिला है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे फिर उन लोगों से डिस्कस हुआ, और फिर वहाँ पे कंटिन्यू में 3 दिन उस फिल्म की शूट चले, और देन चौथे दिन दीपावली का त्यौहार था, इस वजह से वो रुक गया। लेकिन उस फिल्म में उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड रखा था, तो मैं उस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाया। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं वो पैसा अरेंज कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास वो हुआ नहीं, तो फिर वहाँ से मैं सक्सेस तो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद में मैं कोशिश करते गया, लेकिन लास्ट तक मुझे सक्सेस नहीं मिला। तो फिर मैंने बोला कि एक लाइफ है और एक बार ही हमें ज़िंदगी मिली, तो ज़िंदगी को यूं ही वेस्ट ना करते हुए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि अगर इंसान कोशिश करे तो सक्सेस उसे मिलती है। अचानक से आसानी से हर चीज़ इंसान को मिलता नहीं है, लेकिन कंटिन्यू मैं कोशिश करते गया, और फिर मुझे धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिलते गया, मेरी टीम बन गई, और आज मैं खुद के प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ। और देन लोग मुझे जानने लगे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अपना मध्य प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, भोजपुरी भी 1-2 वर्क किए मैंने। तो इस तरह से अभी कंटिन्यू चालू है। इन फ्यूचर का प्लान ये है कि मैं कंटिन्यू फ्यूचर फिल्म में वर्क करूँ एज ए हीरो। कौन से सॉन्ग से आपने करियर की शुरुआत की? करियर की शुरुआत ये कैसा है दर्द, जिसमें मैंने खुद ने लिखा था एज ए राइटर, एक्टर भी मैंने खुद ने वर्क किया था, और म्यूजिक और सिंगर्स टी विशाल बॉबी जी है। अभी तक कितने सॉन्ग रिलीज कर चुके हैं आप? अभी तक मेरे 15 सॉन्ग रिलीज हुए, 5 सॉन्ग बन के रेडी है। आज ही मेरा जी म्यूजिक से तोर बिना करके एक सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसमें को एक्टर दिव्या कोचे और म्यूजिशियन इनका ही है। आपका जो मनपसंद गीत था, कोई का कुछ पंक्तियाँ गा के बोल सकते हैं आप? अच्छा, कोई गाना गा के बताना? हाँ, अभी मैंने 4 दिन पहले एक गाने का शूट किया, जिसको मैंने ही लिखा था, और सिंगिंग और संगीत और म्यूजिक इन्होंने ही दिया था। उस गाने के बोल कुछ इस तरह से, आज मैं खुदा से तुमको तुमसे मांग लूँगा, देखना खुदा मुझे ना नहीं कहेगा, बस तेरा हूँ तेरा ही रहूँगा, तू अगर कहे तो जग छोड़ दूँगा, आज मैं खुदा से तुमको तुमसे मांग लूँगा, देखना खुदा मुझे ना नहीं कहेगा। एक्चुअली मैं प्रॉपर तो यहाँ की हूँ नहीं, मैं नागपुर की
करती हूँ, बट मैं एज अ विक्की के साथ एक्ट करती हूँ, तो मुझे तो बस मेरा स्टार्टअप प्लान है ये, आगे तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा जाना है। और जहाँ तक के मतलब मैं नागपुर में हूँ तो मुझे लोग जाने, मेरा ये मोटो है कि मुझे लोग जाने एज मेरे नाम से, और लाइक मैं जिस सिटी में रहती हूँ उस सिटी का भी नाम है ना, दैट्स इट, इतना ही। आपने विक्की के साथ सॉन्ग गाया, आपकी पहली बार विक्की से कहाँ पहचान हुई थी, कब आप मिले थे? एक्चुअली ये तो बहुत सिली सा क्वेश्चन है, तो भी आया इससे। एक्चुअली मेरे जो एक सर है, मैं वहाँ एक्टिंग सीखती थी, और हमने कभी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया था, और हम पहली बार मिले थे, सिर्फ कॉल पे बात हुई थी हमारी। सेकेंड डे हमारा ऑन द वे ऑन लोकेशन शूट हुआ, हमने शूट किया, और उसके बाद से फिर हमारी पहचान हुई। अच्छा, विक्की को अलग छोड़ा जाए तो और कोई इसी के साथ आपने सॉन्ग गाया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है। अच्छा, कुछ पंक्तियाँ आप बोल सकती हैं, कुछ पंक्तियाँ गा के सुना सकती हैं? मुझे तो आती ही है, मैं एज ए एक्टर एज ए मॉडल हूँ, मॉडलिंग में मेरा एटलीस्ट मतलब करियर बहुत अच्छा है, और लोग मुझे जानते भी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। नमस्कार।